अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरवा खालिद नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हुई हूँ नावल लव ऑफ़ द बीस्ट अज़ कलम फरवा खालिद किस्त नंबर 4 के साथ। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नावल की किस्त नंबर 4। मैं जानता हूँ आपके लिए बहुत हैरान कौन बात है, मगर हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हम अपनी मासूम बेटी को इस दरिंदे के हवाले नहीं कर सकते। अकमल यूसुफजई थके थके लहजे में बोले थे। तारिक भा की इस धमकी के बारे में इनके ख़ानदान के तमाम लोग ही वाकिफ़ थे। अकमल यूसुफजई इज़्ना को किसी ऐसे इंसान के हवाले ही कर सकते थे जो तारिक भा के आगे कमज़ोर ना पड़े और इनकी बेटी की अच्छे से हिफाजत करे। वो कब से इज़्ना के लिए जिस लड़की की तलाश कर रहे थे, जरदाद में उन्हें वो सारी खूबियाँ नज़र आई थीं। जरदाद ने कुछ सेकंड के लिए सोचा था और फिर इस मासूम लड़की की ज़िंदगी बचाने के लिए इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का फ़ैसला कर लिया था। उनकी ज़िंदगी में पहले ही कोई इतनी आसान नहीं थी। वो इस आज़माइश को भी पूरी हौसले के साथ बर्दाश्त करने को तैयार था। अगले ही दिन नहायत खुफिया तरीके से इज़्ना यूसुफजई का निकाह जरदाद खान से कर दिया गया था, जो दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अजनबी थे। इज़्ना को ज़्यादा खुलकर कोई बात नहीं बताई गई थी। वो नहीं चाहते थे कि इज़्ना परेशान हो। बस वो इज़्ना को कुछ हद तक सिक्योर करना चाहते थे। ये बात तारिक बा से पूरी तरह खुफिया रखी गई थी। इस दिन के बाद जरदाद एक बार भी रहमत मंजिल नहीं आया था और ना ही इसकी बाज़ाब्ता तरीके से इज़्ना से कोई मुलाकात हुई थी। इज़्ना तो उसे देखा तक नहीं था, मगर इस निकाह के एक हफ़्ते बाद रहमत मंजिल पर एक और क़यामत टूट पड़ी थी। अकमल यूसुफजई ने जिस इंसान को अपनी बेटी सौंपी थी, वो तो उन्हीं के दुश्मनों में से एक निकला था। वो तारिक बा के दोस्त और इस जैसे एक बहुत बड़े माफिया आगा हाशिम खान का बेटा जरदाद हाशिम खान निकला था। इस खबर ने अकमल यूसुफजई को हिला कर रख दिया था। जरदाद हाशिम खान पर किसी किस्म का कोई केस नहीं था। इसका कैरियर बिल्कुल साफ और शफाफ था, मगर वह जिन लोगों से ताल्लुक़ रखता था उनका होना ही इसकी वर्दी का दागदार कर गया था। जरदाद ने अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की थी, मगर किसी ने उसकी एक भी नहीं सुनी थी। इससे इसका अहदा छीन लिया गया था और इसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। और ऐसा करवाने में सबसे ज़्यादा हाथ रहमत मंजिल वालों का रहा था, जिसने जरदाद हाशिम खान जैसे इंसान के अंदर से इसकी सारी अच्छाई ख़त्म कर दी थी। वो शख्स जो अपनी स्याही माजी की स्याही से निकल कर अपने रोशन मुस्तकबिल के इरादे के लिए वहाँ आया था, वो इसे छीन लिए गए थे। इसकी सारी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया गया था। जरदाद हाशिम खान को इंसान से वापस दरिंदा बना दिया गया था। इसे अपने बाप से पहले ही शदीद नफ़रत थी, मगर अब इसी नफ़रत इंतकाम की आग में बदल चुकी थी। इसका बाप हमेशा से चाहता था कि वो भी इनके साथ इनके गंदे धंधों में शामिल होकर इनकी ताकत को कई गुना बढ़ा दे, मगर वो ऐसा नहीं चाहता था। इसलिए इसने पुलिस फ़ोर्स ज्वाइन की थी, ताकि अपने मुल्क को अपने बाप जैसे ज़मीर फ़रोशों से आज़ाद कर सके। मगर दुनिया वाले इसे इस रूप में भी बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। इसके महकमे तक ये खबर इसके बाप ने ही पहुँचाई थी। वो यही चाहते थे कि जरदाद को पुलिस फ़ोर्स से निकाल दिया जाए। हुआ भी कुछ ऐसा ही था। इसके बाप की किए की सज़ा में इसे सूली चढ़ा दिया गया था। जरदाद खान में जो अपनी ज़िंदगी की तलख़ियातों और दर्दनाक माज़ी से निकल कर एक बेहतरीन इंसान बनने की कोशिश कर रहा था, माशरे के बेरहम रवैयों ने इसके अंदर से जज्बात और इंसानियत छीन कर आते ही हैवान बना दिया था। अब वो हर इस इंसान का ख़ात्मा चाहता था जो इसकी बर्बादी की वजह बने थे। इसने कुछ ही अरसे में अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपना बहुत बड़ा नाम और मुकाम बना लिया था। इसे लोग हाशिम दादा के नाम से जानते थे। इसने स्टार्ट अपने बाप के गैंग से ही लिया था, मगर वो अब इस गैंग का सरबराह बनकर अपने बाप की जगह लेना चाहता था। लेकिन अपने बेटे को इस सब में लाने का ख्वाहिशमंद आगा हाशिम खान अपनी बेटी की नफ़रत और दहशत देख अब खुद ही पछता रहा था। वो जरदाद को ख़त्म कर देना चाहता था, मगर कई बार के हमलों के बाद भी वो नाकाम रहा था। हाशिम दादा का आहिस्ता आहिस्ता सबसे ऊपर जाता मुकाम इन सब लोगों को खौफज़दा कर रहा था। जरदाद का बाप ही सिर्फ इसका वाहिद दुश्मन नहीं था, बल्कि अकमल यूसुफजई भी कई बार इस पर जानलेवा हमले करवा चुका था, मगर वो सब भी अब तक नाकाम थे। वो सब लोग ही अपनी अपनी जगह अपनी जंगें लड़ रहे थे। सबका कहीं ना कहीं कसूर था लोग, लेकिन इसमें बुरी तरह पिसने वाली थी इज़्ना यूसुफजई, जिसका कोई कसूर नहीं था सिवाय इसके कि वो सकलैन यूसुफजई की पोती थी और अब वो जरदाद हाशिम खान की बीवी थी। अकमल यूसुफजई बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अपनी बेटी को एक मुसीबत से बचाने के लिए दूसरी में धकेल देंगे। अपने फैसले पर पछताने के साथ साथ उन्हें जरदाद हाशिम खान पर भी शदीद गुस्सा था, जिसने उन्हें अपनी असलियत नहीं बताई थी और उनकी बेटी से निकाह कर लिया था। जेल में कैद करते उन्होंने जरदाद को इज़्ना को तलाक देने को कहा था, जिसे जरदाद ने साफ इनकार कर दिया था। पहले इसने उन्हें सबके कहने पर उनकी बेटी से निकाह किया था, अब इसे आज़ाद करने में वो किसी सूरत इनकी बात मानने वाला नहीं था, क्योंकि अब की बार जरदाद हाशिम खान की अना और ज़िद आड़े आ चुकी थी। वो अब दूसरों के इशारों पर चलने वाला नहीं था,
बल्कि सबको अपने इशारों पर चलाने वाला था। जरदाद को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था इस बात के लिए। वो हर अज़ियत बर्दाश्त करता रहा था, मगर उसने इनकी बात नहीं मानी थी। अकमल यूसुफजई की कोशिश से ही जरदाद को बिना किसी कसूर के फांसी की सज़ा सुना दी गई थी, जो सुनकर जरदाद के बाप ने भी इसे बचाने की कोशिश नहीं की थी। पूरी दुनिया में कोई एक इंसान भी जरदाद हाशिम खान का मुखलिस नहीं था जो इस पर होने वाली जुल्म से बचाता, मगर इस गफूर और रहीम परवरदिगार ने अपने बंदे के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी नहीं होने दी थी। जिस सुबह जरदाद को फांसी दी जानी थी, उससे पिछली रात अचानक इनकी जेल में आग लग गई थी। तमाम कैदियों को निकाल कर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाने लगा था। आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, हर तरफ एक अजीब सी भगदड़ मच गई थी, जिसके बीच जरदाद को वहाँ से भागने का मौका मिल गया था। मगर वहाँ मौजूद बाकी कैदियों की मदद लेकर इसने अपने फरार को आग में जलकर मरने का कहलवा दिया था, जिस बात पर अकमल यूसुफजई समेत बाकी सब लोगों ने यकीन भी कर लिया था। मगर 1 महीने बाद की अकमल यूसुफजई पर यह हकीकत खुली थी कि जरदाद हाशिम खान मरा नहीं है, वो इनकी ज़िंदगी अजीरन करने के लिए अभी ज़िंदा है। जरदाद हाशिम खान ने, जिसे अपने माजी के तल्ख तरीन हालात से निकल कर बहुत मुश्किल से अपनी पहचान बनाई थी, दुनिया वालों की सफाकी ने इसे वापस से उसकी पहली जगह पर पहुंचा दिया था। जरदाद हाशिम खान इंसान से पत्थर बन गया था। इसने अपने बाप के छोड़े गए लोगों को इकट्ठा करते उन्हें अपने गैंग में शामिल किया था। इस पर जो इल्ज़ाम लगाए गए थे वो वही बनना चाहता था। इसने अपने बाप के नाम को ही इस्तेमाल करके अपनी पहचान बनाई थी। इसका बाप इसे अपने जैसा बनाना चाहता था, मगर अब वो अपने बाप को इनसे भी ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक दरिंदा बनकर दिखाना चाहता था। वो पूरी ताकत दुनिया में हाशिम दादा के नाम से जाना जाता था। कुछ ही अरसे में वो तारिक भा और आका हाशिम से भी ज़्यादा बड़ा डॉन बन चुका था। इसे बहुत गहरी चोट पहुंची थी, जिसने इसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। वो हर इंसान को अपना दुश्मन समझता था। वो हर इंसान से बदले लेना चाहता था, मगर रहमत मंजिल वालों से तो इसे शदीद नफरत हो चुकी थी, जिन्होंने पहले इसे अपने मफाद की खातिर इस्तेमाल करना चाहा था, और जब इसके बाप के हवाले से इसकी असलियत सामने आई थी तो फिर इसके कैरियर को दाव पर लगा दिया था। तारिक भा ने रहमत मंजिल वालों को जो वक्त दिया था वो अब ख़त्म हो चुका था। वो अब अपने से 3 गुना छोटी लड़की से शादी का ख्वाहिशमंद था, मगर पिछले 4 साल से रहमत मंजिल वाले इज़ना को इससे बचा रहे थे। इज़ना पर कई हमले हो चुके थे, मगर हर बार वो तारिक भा के आदमियों से बच जाया करती थी। अकमल यूसुफ यही समझ रहे थे कि यह कमाल उनके गार्ड्स का है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इज़ना यूसुफजई अब तारिक भा का शिकार बन चुकी होती अगर इसके सर पर हाशिम दादा का साया ना होता। जरदार हर बार इज़ना के पास पहुंचकर इन हमलावरों को इबरत का निशाना बनाकर रख देता था, जो इसकी बीवी पर बुरी निगाह डालने के इरादे से इसकी जानिब बढ़ते थे। अब तो तारिक भा को भी शक पड़ चुका था कि कोई बहुत बड़ी ताकत इस मामले में इन्वॉल्व थी, जो इसे सकलैन यूसुफजई की पोती तक पहुंचने नहीं दे रही थी। इस मामले को सुलझाने के लिए इसने अब किसी की मदद लेनी थी, और वो बहुत अच्छे से जानता था हाशिम दादा कभी अपने किसी काम में नाकाम नहीं ठहरा था। तारिक बा अब इसी को ये इस्तेमाल करना चाहता था। तारिक बा जरदाद के पास बाप का एक बहुत करीबी दोस्त था। वो कई बार जरदाद से मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर कर चुका था, मगर जरदाद को इससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना था, इसलिए वो हमेशा मना कर देता था। अपने आप को दुनिया वालों के सामने बदनाम करने के बावजूद हाशिम दादा ने लोगों को नुकसान पहुंचाने या मुल्क में शर फैलाने के लिए कुछ नहीं किया था, बल्कि वो अंदर ही अंदर काली भेड़ों का खात्मा कर रहा था, जो शायद वो पुलिस महकमे में रहकर ना कर सकता। इस शख्स ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी थी और एक सफाक इंसान बन चुका था। इज़ना यूसुफजई इसकी मनकूवा थी, मगर इस पत्थर दिल इंसान के दिल में इस नाजुक और मासूम लड़की के लिए कोई नरम जज्बा नहीं था। अगर इसके दिल में इस लड़की की ज़रा सी अहमियत होती तो अब तक वो इसे अपने पास बुला चुका होता, मगर इसे तो इज़ना यूसुफजई को इस्तेमाल करके इसके ख़ानदान वालों को तड़पाने में बहुत मज़ा आता था। वो बेरहम था, इसीलिए इस लड़की की बेगुनाही और मासूमियत भी इसके दिल में ज़रा सी जगह भी नहीं बना पाई थी, या शायद वो इस तरफ ध्यान देना ही नहीं चाहता था। वो किसी को भी अपनी कमज़ोरी नहीं बनाना चाहता था, ना किसी को भी अपने करीब लाकर कमज़ोर करना चाहता था। लेकिन इज़ना यूसुफजई के करीब जाकर इसे छू कर अपने लिए इसका खौफ देख जरदाद हाशिम खान को मज़ा आता था। इसके थके असाब को सुकून मिल जाता था। जो शख्स अपने ज़हनी सुकून के लिए शराब का आदी हो चुका था, अब इसे शराब के नशे से ज़्यादा इज़ना यूसुफजई की लम्स का खुमार चढ़ने लगा था। जो बात इसे अपनी कमज़ोरी लगने लगी थी, अपनी इसी कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए इसने शराब की मिकदार कई गुना बढ़ा दी थी। अब वो पहले से भी ज़्यादा नशा करने लगा था। फ़ाइका इसके एक ख़ास आदमी की बेटी थी, जिसका बाप पुलिस में मुकाबले में मारा गया था। तब से फ़ाइका इसके साथ काम कर रही थी। वो लड़की पहले दिन से हाशिम दादा की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो चुकी थी, जिस बात से हाशिम दादा समेत इनकी गैंग का हर बंदा वाकिफ़ था। मगर हाशिम दादा ने आज तक इसकी हौसला अफजाई नहीं की थी, बल्कि हर बार इसे बुरी तरह धुतकार दिया जाता ताकि वो समझ जाए कि हाशिम दादा की ज़िंदगी में इसकी कोई जगह नहीं है। फ़ाइका ये बात अच्छे से समझ भी चुकी थी और इज़ना के बारे में भी बहुत अच्छे से जानती थी, मगर इसका दिल हर बार कुछ न कुछ उल्टा सीधा करके इस शख्स के सामने ख्वार करवा देता था। पहले जब इसे इज़ना के बारे में पता चला था, इसने इज़ना पर कातलाना हमला करवाने की कोशिश भी की थी। जो खबर जैसे ही हाशिम दादा तक पहुंची, इसने फ़ाइका को अपने गैंग से निकाल दिया था, जो सुनकर फ़ाइका मरने को आ गई थी।
اس کی پوری 1 سال کی معافی تلافیوں کے باوجود صرف اس کے باپ کی وجہ سے ہاشم دادا نے اسے واپس سے اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا، مگر آج تک اس کے قصور کے لیے اسے معاف نہیں کیا تھا اور نہ ہی شاید آگے کرنے والا تھا۔ اذنا یوسف زئی کو اس کے رب کی جانب سے بنا مانگے اسے سونپا گیا تھا، جس کی ہاشم دادا کے نزدیک زیادہ اہمیت نہیں تھی، جسے رحمت منزل والے اسے چھیننے کی کوشش کر رہے تھے۔ اگر اس کی ضد، نفرت اور انتقام آڑے نہ آتا تو وہ کب کا اذنا کو خود سے جدا کر چکا ہوتا، مگر اب وہ کسی قیمت پر اس لڑکی کو خود سے جدا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ایسا کرنے سے اس کے دشمنوں کو خوشی ملنی تھی، جو خوشی وہ ان سب کو کسی قیمت پر نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ نہ جانے کب سے اذنا کو اپنے پاس لے آتا، مگر اسے رحمت منزل والوں کی آنکھوں میں اذنا کے حوالے سے تیرتا خوف بہت مزہ آتا تھا۔ اکمل یوسف زئی کا بے بسی بھرا تھکا انداز اور اپنی بیٹی کی حفاظت نہ کر پانے کی ناکامی اسے بہت سکون دیتی تھی۔ وہ چاہتا تھا اکمل یوسف زئی طارق با کے خوف سے خود سے اس سے فریاد کرے کہ وہ اذنا کو اپنے ساتھ لے جائے۔ وہ سارے پولیس والے اپنی بیٹی کی حفاظت کو پانے میں ناکام ہو چکے تھے، تب وہ اکمل یوسف زئی کے منہ پر اس کی بیٹی کو طلاق دے گا۔ ہاشم دادا کا سایہ اٹھتے ہی طارق با اور رحمت منزل کے ہر فرد کو ختم کر دے گا۔ یہ ان سب کی سزا ہوگی جو انہوں نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ وہ ہاشم دادا تھا جس کی سزائیں ہمیشہ ایسی ہی دردناک ہوا کرتی تھیں۔ زرداد خود کو سزا دیتا خود کو ہر برائی میں الجھا چکا تھا۔ وہ شراب پینے لگا تھا، سگریٹ کے بغیر تو وہ ایک پل کے لیے بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے ڈیرے پر رقص کی محفلیں عام تھیں۔ اکثر ملک کی ٹاپ سپر ماڈلز اس کی شاندار پرسنالٹی دیکھ اس کے ساتھ رات گزارنے کی بھی خواہش کر چکی تھی، مگر وہ اس معاملے میں خود کو روکے ہوئے تھا، جس کی وجہ سے ٹھیک سے وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ جب بھی کسی لڑکی کے قریب ہونے لگتا تھا، اسے اس لڑکی کی صورت میں اذنا یوسف زئی نظر آ جاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہر بار پیچھے ہٹ جایا کرتا تھا۔ کبھی کبھی اذنا کا معصومیت بھرا چہرہ اسے شدید طیش میں مبتلا کر دیتا تھا، مگر جس کا کسی بھی معاملے میں کوئی قصور نہیں تھا، مگر وہ اسے سزا دینا چاہتا تھا۔ کیوں آئی تھی وہ اس کی زندگی میں؟ لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اگر اذنا یوسف زئی نہ ہوتی تو وہ نہ جانے برائی کی کتنی گہری دلدل میں دھنس چکا ہوتا، جہاں سے اس کا نکل پانا ناممکن تھا۔ آج شیخ قاسم شاہ کے گھر میں بہت بڑی پارٹی رکھی گئی تھی، جس میں ملک کے تمام نامور افراد کے سمیت زرداد ہاشم خان نے بھی شرکت کی تھی۔ شیخ قاسم کی زرداد سے بہت اچھی دوستی تھی۔ زرداد اس کے مشکل وقت میں اس کے ساتھ بہت زیادہ مدد کر چکا تھا، جس کی وجہ سے اب شیخ قاسم شاہ بھی اسے بہت زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ شیخ قاسم کی کوئی عام آدمی نہیں تھا، سیاست میں اس کا ایک نام تھا، پہچان تھی۔ اس کی پارٹی کا شمار ملک کی تمام بڑی جماعتوں میں ہوتا تھا، لیکن کوئی بھی اس بات سے واقف نہیں تھا کہ شیخ قاسم کا بہترین دوست ہے۔ رحمت منزل والوں کو تو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، جو خود بہت خوشگوار موڈ کے ساتھ شیخ قاسم کے بلاوے پر وہاں فیملی کے ساتھ آئے تھے۔ اکمل یوسف زئی کو یہ لگا تھا کہ شیخ قاسم کے گھر میں سیکورٹی کا پورا انتظام ہوگا، ہاشم دادا یا طارق بھا کے لوگ وہاں تک آنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس لیے وہ اذنا کو اپنے ساتھ وہاں لے آئے تھے۔ سب مہمان آ چکے تھے اور اب شیخ قاسم کے مہمان خصوصی کے منتظر تھے۔ جب اسی لمحے جو اندر شخص داخل ہوا تو اسے دیکھ ان سب کے چہروں کے رنگ اڑ گئے تھے۔ زرداد ہاشم خان اکمل یوسف زئی کے ہونٹ پھڑپڑائے تھے، باقی سب نے بھی خوفزدہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ اکمل یوسف زئی مٹھی بیچ گئے تھے۔ دوستو، یہ ہے ہمارے آج کے چیف گیسٹ، میرے بہت ہی بہترین دوست موسیٰ خان۔ شیخ قاسم نے جان بوجھ کر اس کا یہ نام لیا تھا تاکہ وہاں موجود لوگ کسی قسم کے شک میں مبتلا نہ ہوں۔ زرداد ہاشم خان کا حلیہ اب پہلے کی نسبت کافی بدل چکا تھا، اس لیے کوئی بھی اسے پہچان نہیں پایا تھا، مگر رحمت منزل والے بھلا اس انسان کو کیسے نہ پہچانتے جس نے ان کا جینا حرام کر کے رکھا ہوا تھا، ان کا سکھ سکون سب چھین لیا تھا۔ زرداد نے شیخ قاسم سے بغل گیر ہوتے ایک استہزائیہ مسکراہٹ اکمل یوسف زئی کی جانب اچھالی تھی، جو ان سب کو مزید خاک کر گئی تھی۔ اذنا روبینہ بیگم کے بالکل پیچھے چھپ گئی تھی، کیونکہ اکمل یوسف زئی کے بعد زرداد کی نگاہیں اذنا کی ہی متلاشی تھیں۔ زرداد کو اس ڈری سہمی ہرنی کو دیکھنے میں بہت مزہ آتا تھا، جو اسے دیکھ کے ہی کانپنے لگتی تھی۔ ناول جاری ہے۔